राधे राधे। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन अलजेब्रा। उसमें पहला टॉपिक लेते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन एक वेरिएबल में बात करें तो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से अपन x क्या निकाल सकते हैं, b को उठा के उधर ले जाएं तो माइनस बी अपॉन ए। तो ये निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, तो अगर अपन देखें जैसे अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये ग्राफ होता है। ये होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इसको मैं पॉजिटिव साइड लिख देता हूँ। ये एक्स एक्सिस की होती है नेगेटिव साइड, ठीक। ये होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो आप इसको माइनस एक्स प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस पॉइंट, ये जो क्रॉस एयर बन रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है, इसे कहते हैं ओरिजिन। इसे कहते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्या कहते हैं इसे, ओरिजिन। मतलब जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, या तो हम यहाँ से राइट जाएंगे, ऊपर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधी डायरेक्शन में, टेढ़ी भी जा सकते हैं अपन, एंगल पे भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर नीचे ही जाए, आप यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हो। पर स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे मूव करना। अगर आप लेट्स से क्रॉस एयर पर खड़े हो, ठीक है, या फिर आप पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो कहीं पे, ज़रूरी नहीं कि हर लाइन यहाँ से पास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर लाइन यहाँ से पास हो। लेकिन जब भी आप पॉइंट को डिनोट करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है वो यही लिया जाता है, ओरिजिन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास कोई पॉइंट है। सबसे पहले हम समझें पॉइंट है क्या चीज़। कोई एक पॉइंट ए जिसमें मैंने लिखा है x, y। ये जो चीज़ है ये उसी से रिलेट होगी जब ये चीज़ समझ में आएगी ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये देखें ये x, y है क्या। तो ए कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ऐसे लिखे हैं x, y। इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स क्या डिफाइन करते हैं, x मतलब x की वैल्यू, y मतलब y की वैल्यू। अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है x y लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं a, b लिख देता हूँ। तो a किसकी वैल्यू है, x की, और b किसकी वैल्यू, y की। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव x है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में हमें कितना यूनिट चलना है, a यूनिट। तो लेट्स से हम चले a यूनिट, तो वो यहाँ पे आ गया। दिस इज x इक्वल्स टू a, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। और अगर ये पॉइंट मुझे दिखाना है तो ये y की वैल्यू है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे b यूनिट्स, तो मान लेते हैं वो b यूनिट्स यहाँ पे आ रहा है, दैट इज y इक्वल्स टू b। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये पॉइंट बनता है। तो दिस इज पॉइंट a जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप ये हमें क्यों सिखा रहे हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है ना, तो सीखने की ज़रूरत तो है नहीं, पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कई बार मैं ग्राफ की मदद ले सकता हूँ। तो आपको ग्राफ भी समझ में आना चाहिए कि मैंने ग्राफ की मदद से कैसे किया है सवाल, ठीक है। ये चीज़ समझ में कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b। a क्या है, x एक्सिस पर लेंथ, और b क्या है, y एक्सिस पर लेंथ। अब ये पॉजिटिव लेंथ भी हो सकती है, नेगेटिव लेंथ भी। अब लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इतना ही समझिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर। अब देखना मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमने अभी तक कोऑर्डिनेट्स तो समझ लिए, कोऑर्डिनेट्स किस चीज़ को डिनोट करते हैं, तो अपन ने कोऑर्डिनेट तो समझ लिए। अब देखते हैं कुछ फैंसी टर्म कभी कभी पूछ लेता है। जैसे अपने को तो ये तो पता है ना, a किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, b है y की वैल्यू। अब वो कहेगा ये पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, इसकी एब्सिसा बताओ या ऑर्डिनेट बताओ। अब ये क्या होता है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो x की वैल्यू है उसे कहते हैं एब्सिसा, ये उसकी स्पेलिंग है एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया, किसी भी पॉइंट का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अगर वो बोलता है कि कोई पॉइंट P है जिसका एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट 7 है,
तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 5,7। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ एब्सिसा बना सकते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एंड अगर कोऑर्डिनेट्स किए हैं तो वहाँ से एब्सिसा ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में? ठीक है, अब देखो आगे। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात तो कर ली। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई। एक्सिस लिखते हैं पूरा, पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट मार रहा हूँ। और ये नेगेटिव वाई। ठीक है, या फिर ऊपर लगाना चाहो तो ऊपर लगा सकते हो। ये वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, आपकी चॉइस है। ये हो गया ओरिजिन। अब अगर आपको बोलता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये क्या होगी। अब देखना, यहाँ से अगर अपन चल इधर राइट की तरफ जाए तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ एक्स की। लेट्स से ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0। तो इस लाइन पे जहाँ भी हम मूव कर रहे हैं वहाँ पे वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। ये चेंज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है 0। इधर जाएं चाहे इधर जाएं, इधर भी चले जाओ, क्योंकि y तो ऊपर नीचे चले नहीं। ऊपर नीचे मतलब y की वैल्यू, लेफ्ट राइट मतलब x की वैल्यू। तो हम सिर्फ लेफ्ट राइट चल रहे हैं ओरिजिन से, तो वहाँ पे y की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। तो y की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। y की वैल्यू कांस्टेंट कितनी आ गई, 0। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0। और अगर हम बात करें y एक्सिस की, तो ओरिजिन से या तो मैं ऊपर जाऊँगा या नीचे जाऊँगा। ऊपर नीचे जा रहा हूँ, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा। तो यहाँ से वैल्यू किसकी चेंज होगी, सिर्फ इसकी ऑर्डिनेट की, या फिर कह सकते हैं y की। x की कांस्टेंट है तो x थ्रू आउट क्या रहेगा, 0। x तो चेंज नहीं हो रहा। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, y एक्सिस की इक्वेशन हो गई x, 0। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है y एक्सिस की इक्वेशन बताओ या x एक्सिस की इक्वेशन बताओ। ठीक, अब देखना, इसी से हम एक दो चीज़ें और डेराइव कर लेते हैं। मैं ये एक लाइन पैरेलल बना देता हूँ, ये लाइन पैरेलल बना देता हूँ। ठीक, ये पॉइंट क्या है, लेट्स से ये पॉइंट है 0,3, या फिर इसको बोल देते हैं a बोल देता हूँ। कोई पॉइंट है b बोल देता है, 0,b। यही पॉइंट है 0,b, क्योंकि ऊपर चलेंगे तो x तो 0 हो गया और b डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो 0,b इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इस पॉइंट पे मैं लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा, तो मेरा चेंज क्या होगा, x चेंज होगा ना लेफ्ट राइट जाने पे, y तो कांस्टेंट रहेगा। तो एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू b। इसको लिख लो पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल्स टू b। ऐसे ही अगर मैं एक लाइन इधर बनाऊं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं, लेट्स से ये डिस्टेंस a है, सो a, 0। अब इस पॉइंट से ऊपर नीचे जाऊंगा तो क्या चेंज होगा, y। x तो कांस्टेंट रहेगा ना, a हर पॉइंट पे a आएगा, राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी तो मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू b, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू a। सो x इक्वल्स टू a, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, अब देखो ये x की a लेंथ है, यहाँ तक इस पूरे लाइन पे a लेंथ है, और इस लाइन पे y की लेंथ, y कितना है b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, b, जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं। ऐसे तो अपन ने डिनोट किया था a, b, मतलब a लेंथ इधर चले और b लेंथ इधर चले, ऐसे तो चले थे, उन दोनों को एक पॉइंट पे मीट करा था, वहाँ पे a, b बन गया था। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं किसी भी प्लेन में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये इक्वेशन निकालना भी समझ में आया होगा। y की कोई भी वैल्यू आ रही है तो किसके पैरेलल होगा, x के। देख लो y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस, तो y इक्वल्स टू समथिंग, तो पैरेलल टू x एक्सिस, या अगर b 0 हो जाता है तो x एक्सिस हो जाता है, नहीं तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 0 है तो y एक्सिस हो जाएगा, और अगर x की कुछ वैल्यू आ रही है तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आए, तो आपको ये बेसिक इक्वेशंस याद रहनी चाहिए कि y इक्वल्स टू 0 क्या है, x इक्वल्स टू 0 क्या है, y इक्वल्स टू a क्या है, या x इक्वल्स टू a क्या है, वो सब पैरेलल हैं किसी न किसी एक्सिस के। ये चीज़ क्लियर। तो आई होप आपको ये पॉइंट प्लॉट करना हो गया, पॉइंट समझ में आ गया पॉइंट क्या होता है, और ये इक्वेशंस कैसे आएंगे एक्सिस की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने क्या बोला था, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो इसको अगर प्लॉट करना चाहें, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, वही पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई के में प्लॉट करना। तो ऐसे कोई लाइन हो सकती है, ये कोई लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन देखना चाहें, जैसे अपन ने लाइन की डेफिनेशन पढ़ी है पहले बचपन में, लाइन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स, और पॉइंट्स कितना है, इन्फाइनाइटली मैनी, इन्फाइनाइटली मैनी। तो अगर मैं जब भी ये इक्वेशन लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अपन कहते हैं ना इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसके तो इन्फाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे। इन्फाइनाइट सोल्यूशंस का मीनिंग क्या है, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उस लाइन पे लाई करना, चीज़ समझ में। तो इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, इनफाइनाइट। अब आप कहते हो कि सर दो लाइन अगर आ जाए तो लेट्स से दूसरी लाइन लेता हूँ मैं, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक, लेट्स से वो लाइन कुछ इस तरह से है, ये वो लाइन है, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो अपन कहते हैं ना कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाता है, कभी कभी बोलते हैं ना अपन कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएगा सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आएगा, मतलब x के करस्पॉन्डिंग y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों लाइंस पर लाई कर रही होगी, मतलब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। ये पॉइंट तो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे भी लाई कर रहा है और एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी पे भी लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट उन दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ये चीज़ समझ में। तो सोल्यूशन का मतलब ये मत समझना कि कोई एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, नहीं, वो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट के जो दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है। ये चीज़ समझ में कि ये सोल्यूशन कैसे मिलता है, सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दी ऑन बोथ लाइंस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि एक्स और वाई की जो यूनिक वैल्यूज़ मिल रही हैं उसका मतलब क्या कह रहा है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू या फिर कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, वो डिफाइन कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं, जो दोनों लाइंस पे लाई करने वाला है। ठीक है, ज़रूरी कि हमेशा ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं ना। मैंने आपको ये चीज़ समझाता हूँ, लाइंस कैसे कैसे हो सकती हैं। ये लाइंस हैं, लेट्स से इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। लाइंस पैरेलल भी तो हो सकती हैं एक दूसरे के, इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। फिर एक लाइन आती है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक दो लाइन आ जाए, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, लेट्स से 2x प्लस 3, चलो ये अभी नहीं समझाता, पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दो लाइंस हैं, दोनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमेशा इस केस में क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दो लाइंस पैरेलल तभी हो सकती हैं जो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, हमेशा एक दूसरे के साथ कांस्टेंट डिस्टेंस में, तभी तो पैरेलल है। अगर लेट्स से रेलवे की पटरी है, वो दोनों कहते हैं ना पैरेलल लाइंस हैं, अगर वो दोनों मिल जाएंगी तो ट्रेन तो उतर जाएगी ना पटरी से, चीज़ समझ में आई। तो दोनों तो हमेशा पैरेलल रहनी चाहिए ना, ताकि ट्रेन इंटैक्ट रहे। तो वो दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल रहेंगी, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि पटरी ऐसे ऐसे हो जाती है, अगर ऐसे हो जाएगी तो ट्रेन कैसे चलेगी, ट्रेन तो डिरेल हो जाएगी, चीज़ समझ में आई। तो दोनों एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस में इनफाइनाइट लॉन्ग तक, तो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाली। जब मिलने वाली है ही नहीं
तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? सोल्यूशन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं हुई तो पॉइंट कहाँ से मिलेगा? तो इसे कहते हैं नो सोल्यूशन कंडीशन। अभी बताएंगे आपको। ये होती है नो सोल्यूशन की कंडीशन, कि दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक आ गई तो लाइन तो एक ही हुई ना। अगर एक के ऊपर एक लाइन आ गई तो लाइन तो एक ही हुई ना, अलग अलग लाइंस थोड़ी ना है। तो एक लाइन के कितने सोल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ये तो अपन बात करते हैं कि भाई अगर एक लाइन है तो उसके सोल्यूशंस कितने हैं, मतलब उस पर पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। तो अगर दो लाइन एक के ऊपर एक आ गई तो फिर तो उनके सोल्यूशंस तो एक ही लाइन के सोल्यूशंस के बराबर होंगे, और एक लाइन के सोल्यूशंस होते कितने हैं, मतलब उसके कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइटली। हर पॉइंट तो उस पर लाई करेगा ना, इंटरसेक्ट तो करेगा उसके साथ। ठीक है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक दूसरे के ऊपर ही है बेसिकली। तो ये इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया ग्राफ से। अब इनको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन भी देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने फॉर्म क्या देखी लाइन की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यही फॉर्म देखिए। अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो x क्या आएगा? ax अगर देखें तो माइनस बी वाई माइनस सी, तो x क्या आ गया? माइनस कॉमन लेके बी वाई प्लस सी अपॉन ए, ये a। ठीक, तो y की वैल्यू एक एक करके डालते जाएंगे, उसके लिए x की एक एक वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पे a b c आर कॉन्स्टेंट्स, और x और y क्या है? ये है वेरिएबल्स। मतलब बेसिकली क्या है? x एक्सिस पे कितना यूनिट चला है, y एक्सिस पे कितना यूनिट चला, वही तो चीज़ है। तो x और y उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और फॉर्म होती है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको कह सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y और x तो वही वेरिएबल, m क्या है यहाँ पे? m है स्लोप, या फिर कह सकते हैं tan ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अभी समझा दूंगा ग्राफ के थ्रू। ठीक, सी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब देखो सी, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो सी क्या आ गया? वाई के बराबर आ गया ना। देखना अभी इसको समझना, आपको लगेगा पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, ऐसा चमत्कार सा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक, अब मैंने क्या कहा? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये मैंने कोई लाइन बनाई, ये मैंने कोई लाइन बनाई। मैंने क्या किया? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से ये एंगल है थीटा, तो m क्या है? tan ऑफ थीटा। या फिर स्लोप निकाल सकते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा कैसे निकलेगा। अभी तो सिर्फ इस पर ध्यान दो। ये क्या कह रहा है? m क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब कहोगे सर आपने तो फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी। ट्रिग्नोमेट्री तो भैया हमें आपने ना पढ़ाई है ना भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान मत दो, सिर्फ इस पर ध्यान दो कि मैंने क्या बताया है। मैं आपसे tan थीटा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि m स्लोप है क्या चीज़, क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो अपने आप निकल जाएगा बाद में कैसे। ठीक है, तो m तो आ गया अपने पास। अब c क्या हुआ? y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? तो y एक्सिस की इक्वेशन हमने क्या देखी थी? x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये पार्ट तो 0 हो गया ना, तो c की वैल्यू क्या आ गई? अपने आप y आ गई। तो अपने आप समझ में आ गया ना c क्या मतलब क्या हुआ? y 0, ये तो है, ये है 0, तो y इंटरसेप्ट अपने आप समझ में आ गया। मतलब x की वैल्यू 0 रख दो तो अपने पास क्या जाएगा? y इंटरसेप्ट। और फिर स्लोप अगर हमें गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करें? हमारे पास c आ गया, y की वैल्यू 0 रख के देख सकते हैं, फिर या फिर कुछ वैल्यूज रख के देख सकते हैं, दो पॉइंट्स लाई कर सकते हैं ना उस पर।
दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना सकते हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। तो सिर्फ अभी इतना फोकस करना है कि एम क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। अब ये भी तो हो सकता है लाइन ऐसे बन जाए कुछ, ये लाइन आ गई, ठीक, तब थीटा ये मत ले लेना गलती से, थीटा तो अभी भी यही होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया यही एंगल होगा। ये छोटा समझ के इसको मत ले लेना, छोटा बच्चा समझ के हमको ना टकराना रहे, ऐसे कोई गाना है ना, ठीक है। तो ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा, कोई छोटा एंगल बन रहा है उसको मत ले लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से लेके एंगल आएगा, ठीक है। और इसका वाई इंटरसेप्ट कहाँ बन गया, यहाँ पर, तो ये हो गया इसका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो वो वैल्यू किसके आ रही है, वाई की, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो वो किसको डिफाइन करेगा, सी की वैल्यू को, ठीक। और ये एंगल थीटा, tan ऑफ थीटा विच इज स्लोप। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अभी अपन ने बात करी थी तीन तरह के लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलो ये ले लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशंस यहां लिख देते हैं, कंडीशंस, और ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना, अगर इसको मैं उठा के इधर लेके जाऊं, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बन गई ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म। तो ऐसे मत घबराना कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कन्वर्ट हो सकती हैं। कन्वर्ट तो ये भी हो जाएगी, अगर इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y क्या आ गया, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो बन गया ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो दोनों ही फॉर्म्स एक दूसरे में चेंजेबल है, तो उससे घबराना नहीं है। तो ये देख के मत सोचना कि भाई हमने पता नहीं क्या चमत्कार सा कर दिया है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको और थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गई। स्लोप क्या हुआ, m विच इज tan ऑफ थीटा, एंड y इंटरसेप्ट इज c, जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चल रहा हूँ दो इक्वेशंस की, ठीक है, या फिर दो लाइंस की। इक्वेशंस कह दो, लाइन कह दो। एक अगर मैथमेटिकली लिख रहे हो तो इक्वेशन है, अगर ग्राफिकली दिखा रहे हो तो लाइन है। तो लाइन है ही क्या, इक्वेशन ही तो है, एक्स और वाई की वैल्यूज रख के तो बनाया अपन ने लाइन को भी, ठीक है। तो अब कंडीशंस आ जाती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग है, पहला है इंटरसेक्टिंग, तो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। कुछ इस तरह से अगर अपन बताएं, ये दो लाइंस हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अभी नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 मतलब क्या कहें अपन, ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर यहां से मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन b1 x माइनस c1 अपॉन b1, ठीक है। और इसको अगर लिखूं y इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन b2 x माइनस c2 अपॉन b2। तो ये देखना, ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, ये दोनों c1 जो स्लोप है, मतलब ये कह सकता हूँ ना c1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल्स टू c2 अपॉन b2, ये कह सकता हूँ ना मैं, c1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल्स टू c2 अपॉन b2, या फिर इन दोनों का जो y इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है अगर दोनों लाइंस पैरेलल है। ये चीज़ समझ में आई, इसलिए हम कहते हैं जो ये c1 अपॉन c2 है
इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 2 इसको लिख देता हूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू अगर लेना चाहें तो 4। ठीक है, अब देखना है इसमें A1 अपॉन A2, A1 मतलब 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे अगर लिख लें तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइंस वो क्या कहता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब अगर मैं इसको रीराइट करना चाहूँ तो देखना क्या लिखूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना है 14। अब ये दो इक्वेशन अपने को दे रखी हैं, एक में 4x प्लस 6y 15, एक में 4x प्लस 6y 14 है। सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, एकदम से ऐसे बोलोगे ना सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। एक में अगर a को 15 बोल रहा है, दूसरे इक्वेशन में a को 14 बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है। अरे भाई ऐसे एकदम से गुस्सा नहीं करना है। क्या ये दोनों इक्वेशंस हैं, बिल्कुल है। ये भी तो एक इक्वेशन है ना, इसको छुपा लो, ये तो एक इक्वेशन है, इसको छुपा लो, ये भी तो एक इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, समस्या क्या है, ये दोनों पैरेलल है इसलिए सॉल्व नहीं हो सकती हैं। पैरेलल कैसा ही, अब देखो वापस मैं इस पे आ जाता हूँ, A1 अपॉन A2 2/4, B1 अपॉन B2 3/6, C1 अपॉन C2 7/15। तो ये कितना आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 7/15। ये दोनों इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, पैरेलल लाइंस, इसलिए कहते हैं नो सोल्यूशन। चीज समझ में आई, इसका क्या हुआ अपना नो सोल्यूशन। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका। नो सोल्यूशन का मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा। इंटरसेक्टिंग के केस में तो कर रहा ना यहाँ पे, और इस लाइन के साथ यहाँ कर रहा है, ये कर रहा है ना, तो वहाँ पे तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इसके साथ यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा अपने। ठीक, अब तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या अपने पास, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट, तो उसमें क्या कहता है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब लाइन तो एक ही होगी ना, एक के ऊपर एक ही तो लाई कर रहे होंगे इस तरह से, एक के ऊपर एक। इसका एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 14। अब देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 14। अरे सर ऐसी कोई बात थोड़ी ना होती, तो एक ही तो बात है, बात तो एक ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका तो अलग अलग है ना, लाइन तो सेम ही है, लेकिन आपने क्या किया, कोफिशिएंट्स को चेंज कर दिया। कोफिशिएंट्स तो अपन चेंज कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, वो तो अपन कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, बस सेम लाइन है, इसको ऐसे ही समझो, लाइन सेम ही है, एक ही लाइन है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है एक ही लाइन है, आपने दो अलग अलग तरीके से लिखी है, एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से लिखो। अगर मैं लिखूँ जैसे हिमेश अपना नाम लिखूँ HIMESH, और फिर ऐसे हिंदी में लिखूँ हिमेश, बात तो एक ही है, नाम तो हिमेश ही रहने वाला है, नाम तो ना चेंज होगा, सिर्फ फॉर्म में तो चेंज करिए, एक अंग्रेजी में लिखा है, एक हिंदी में लिखा है, यही तो फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या फर्क पड़ रहा है, अपन ने मल्टीप्लाई 2 कर दिया तभी तो नई लाइन बन गई, लाइन तो वही है, लाइन नहीं बनी, इक्वेशन नहीं बन गई। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो वापस वही आ जाएगा। तो इसलिए अब देखो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 7/14। सो 1/2 1/2 1/2, ये तीनों इक्वल हैं। तो एक कंडीशन क्या आ गई कोइंसिडेंट लाइन की। इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्व लिख के ऊपर एन लगाता हूँ, इसका मतलब होता है सोल्यूशन। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पता नहीं कौन सी हिब्रू भाषा लिख दी यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा है मैंने, शॉर्टकट मारते ना अपन, शॉर्टकट की आदत है, तो उसी तरह से। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों, क्योंकि एक लाइन तो एक ही है, वेरिएबल 2 आ गए, तो मतलब क्या हुआ, एक लाइन को ही तो रिप्रेजेंट करना है, तो उस पर पॉइंट्स कितने लाई करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई जो मैं ग्राफिकल बात कर रहा था कि कितना समझना आसान होता है कि पैरेलल लाइंस हैं तो वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट, इसलिए ये दोनों अलग हो गया। अगर कोइंसिडेंट है
तो फिर तो सीधा सीधा इंटरसेक्टिंग है तो कुछ भी इक्वल नहीं होगा। अगर एक ही लाइन है तो इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, उसमें चेंज आने वाला नहीं, तो इसलिए ये कंडीशन बनती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि दो फॉर्म है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एम वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कभी कभी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है और कभी कभी आपका काम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म से भी चल जाता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।